नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हैं प्यारे साथियों? मैं डीएस सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आपकी चल रही है हिंदी साहित्य की श्रृंखला। तो हिंदी साहित्य की जो श्रृंखला है आपकी, इसमें आप साथियों आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य में साथियों मैं आपको अ, कुछ वीडियो पहले से बना चुका हूं। बहुत बहुत शानदार चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है। अगर आपको पसंद आ रही है तो निश्चित रूप से आपको शेयर करना है। साथियों, हिंदी साहित्य जो आपको ऐसे लगता है बहुत कठिन है, और ये वीडियो पढ़ने के बाद आपको लग रहा होगा कि व्याकरण से भी सरल है हिंदी साहित्य का इतिहास है वो, तो आपको बहुत ही सीधे तरीके से याद कर लेना है साथियों। थोड़ा सा समय की जो बचत है आपकी, वो बचत आपको करनी है। तो फटाफट से मैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहासकार अपन पढ़ रहे हैं जिसमें गारसदत्त तासी और शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, है ना, और मिश्र बंधुओं को अपन पढ़ चुके हैं। और अपन आज पढ़ने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सारा योगदान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के लिए। और डॉक्टर नागेंद्र है, उनका इतिहास है। कई सारे इतिहास हमारी हिंदी में मिलते हैं। लेकिन आपको जो मैं आपको ये जो क्लासें दे रहा हूँ वो मिली जुली क्लासें आपको बहुत शानदार तरीके से, मेरी मेहनत और आपकी साथ में और हो जाए मेहनत तो बिल्कुल हमारी नैया पार है। तो साथियों, अपन वक्त बिना खराब किए आपको मैं पढ़ाना चालू करता हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए साथियों, मैंने इसको पहले जल्दी लिख लिया है, क्योंकि इससे अपन जल्दी से इस क्लास को पढ़ लेंगे। आपके समय की बचत, मेरे समय की बचत दोनों की हो जाएगी। साथियों, मैं यहाँ पर आपको दिख रहा है सीधा सीधा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है, इसके बारे में देखिए आप, मैंने यहाँ पर लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल 11 अक्टूबर 1984 को, 11 अक्टूबर 1984 को इनका जन्म हुआ है। किनका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्योंकि ये आपकी किताबों में भी चलता है और साहित्य में भी चलता है, सभी जगह हमको पढ़ना पड़ता है, इसलिए इनका जन्म आपको याद रख लेना जरूरी होता है। अगोना बस्ती में इनका जन्म हुआ है 11 अक्टूबर 1884 को। इनके ग्रंथ का नाम है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसको सभी जानते हैं, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है कि ये कोई अलग से नई चीज आई हो। लेकिन इसके बारे में भी कुछ नई जानकारियां हैं, उनको अपन देखेंगे। कब लिखा गया है ये तो आपको पता ही चल रहा है, 1929 में ये इतिहास लिखा गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसकी जो ये जो वर्ष है, इसका जो लेखन वर्ष है वो यही आता है ज़्यादातर आपकी जो परीक्षाएं उनमें। इसमें कुल कवियों की संख्या यदि देखें तो 1000 कवियों की संख्या इसमें बताई गई है कि 1000 कवियों को इसमें शामिल किया गया है। यदि पद्धति की मैं बात करूं तो आपसे पद्धति की बात करें तो विधेयवादी पद्धति ये अपन ने शुरू में ही पढ़ ली थी। वर्णानुक्रमी पद्धति पढ़ ली थी, कालानुक्रमी पद्धति पढ़ ली थी। इसके बाद में विधेयवादी पद्धति बताई मैंने आपको, वैज्ञानिक पद्धति बताई, सामाजिक पद्धति बताई। तो विधेयवादी पद्धति को विदेशों में या पहली बार अपनाने वाले विद्वान थे, वो तो आपको पता ही है कौन थे, वो बेन महोदय, तेन महोदय, है ना। और अपने यहाँ पर जो अपनाने वाले विधेयवादी पद्धति को, वो कौन है? आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो ये जो ग्रंथ लिखा गया है विधेयवादी पद्धति में लिखा गया है, और ऐसे कहते हैं कि यह पद्धति इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। और आपको करना भी यही है कि सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? विधेयवादी पद्धति है। साथियों, मैंने आगे लिखा है ये जो ग्रंथ है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आप देखेंगे यह ग्रंथ 1927 में हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया था। हिंदी साहित्य का विकास नाम से ये साहित्य लिखा गया था, ये वाला। किंतु ये प्रकाशित नहीं हो पाया। कब? 1927 में। कब प्रकाशित नहीं हो पाया ये? 1927 में। ये ग्रंथ सर्वप्रथम कहां से प्रकाशित हुआ तो देखेंगे, काशी नागरी प्रचारणी सभा। अरे काशी नागरी प्रचारणी सभा है, इसके द्वारा प्रकाशित किया। और ये किस नाम से, ये देख, ये किस नाम से हुआ था? हिंदी शब्द सागर। ये हिंदी शब्द सागर क्या है? तो ये एक हिंदी का पर्यायवाची शब्दकोश है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ। 1929 में प्रकाशित हुआ, इसलिए इसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास।
क्लियर है? एक बार फिर से देख लेंगे। जन्म 11 अक्टूबर 1884 है। हिंदी साहित्य का इतिहास है 1929 में लिखा गया है। पद्धति विधेयवादी है। कवि 1000 है। 1927 में हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया। प्रकाशित नहीं हुआ है। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा ये एक शब्दकोश है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से कब 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसका एक संशोधित संस्करण भी आया है, उसकी भी आपको वर्ष समय पूछा जाता है 1940। वो मैंने आगे लिख रखा है, शायद देखते हैं अपन। देखिए ध्यान से आगे। हिंदी शब्द सागर क्या है? हिंदी शब्द सागर की भूमिका तो मैंने आपसे कहा यह एक हिंदी शब्दों का पर्यायवाची कोश है और इसी की भूमिका के रूप में यहीं से वो हिंदी साहित्य की शुरुआत को चालू करते हैं अपने ग्रंथ की को, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। 1940 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसका संशोधित संस्करण आया है। ये समय कई बार पूछ लिया गया है। अगर आपको 1929 मिलता नहीं है विकल्प में तो आपका उत्तर 1940 भी हो सकता है इसका। तो देखिए हिंदी साहित्य का जो 1940 में हिंदी साहित्य का इतिहास का संशोधित संस्करण, हिंदी साहित्य के इतिहास का संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ है। कब हुआ है? तो 1940, आप याद रख लेंगे। क्लियर है? आगे करें तो देखो जो आपके रामचंद्र शुक्ल, अब इसके बारे में बहुत सारी बड़ी डिटेल है, इन्होंने तो पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रखा है, लेकिन जो परीक्षा के योग्य है, परीक्षा में जो आने वाला है, अब से पहले आ गया है, अब आने वाला है, मुझे भी लग रहा है कि मैंने 10-5 बार हिंदी साहित्य के इतिहास को 20 बार अध्ययन किया है, तो मुझे भी ऐसे लग रहा है कि यहाँ से सवाल आता है, यहाँ से सवाल आता है, तो उन सबको मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप भी जब 20 बार या 10 बार आप हिंदी साहित्य का इतिहास या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ देते हैं तो वहां से आपको एक निश्चित रूप से ऐसे लगने लगता है कि ये सवाल आने वाला है, ऐसा सवाल आ सकता है, ये पहले आया हुआ है। तो देखो सिद्ध है, नाथ है, जैन है। ये जो सिद्धनाथ जैनों का जो साहित्य है ना, इसको ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो ये कहते हैं कि ये साहित्य नहीं है, इनकी ये हिंदी साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा कहते हैं कि ये तो केवल संप्रदाय विशेष की शिक्षा है। कौन कौन? सिद्ध, नाथ, जैनों का जो साहित्य लिखा गया है उसको वो सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहते हैं कि ये तो संप्रदाय के आधार पर लिखी गई शिक्षा है, ऐसे ग्रंथ है। ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि ये इसको सांप्रदायिक शिक्षा मानते हैं रामचंद्र शुक्ल, और कहते हैं कि केवल जो इतिहास है, जो लेखन की साहित्य है, वो तो वीर गाथा है, केवल रासो काव्य है ना आपका, ये रासो को ही ये क्या मानते हैं? साहित्य मानते हैं। रासो को ही वीर गाथा काल साहित्य की कोटि में रखते हैं और वो कहते हैं कि सिद्धनाथ जैन साहित्य है, ये संप्रदाय की व्याख्या मात्र है। ऐसा किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। कई बार सवाल आ चुका है, ध्यान रखेंगे साथियों। आगे बात करते हैं तो समझ में आ गई शब्द सागर की भूमिका क्या है। हिंदी शब्दों का पर्यायवाची कोश है और 1940 में हिंदी साहित्य का इतिहास संशोधित संस्करण के रूप में प्रकाशित हुआ है। सिद्धनाथ जैन साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहते हैं। रासो काव्य को ही ये वीरगाथा काल की साहित्य की कोटि में रखते हैं। और एक विशेष बात, दोहरा उपविभाजन चलाया था काल का, समय खंडों का, वो तो आपके मिश्र बंधुओं ने चलाया था। मैंने मिश्र बंधु पढ़ाए थे आपको, तब मैंने लिखा है, निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। और दोहरे नामकरण की पद्धति चलाई, जैसे आदिकाल के दो नाम, आदिकाल और वीरगाथा काल, ऐसे जैसे आपका भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल है ना, आपका जो रीतिकाल है, रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल और आपका जो रीतिकाल, ऐसे दोहरे नामकरण की जो पद्धति को जो अपनाया वो किसने अपनाया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आपको दिख रहा है दोहरे नामकरण की पद्धति को अपनाया है, तो शुक्ल जी ने दोहरे नामकरण की पद्धति को अपनाया है। याद रख लोगे सारी बातें, एकदम सरल है, एकदम सीधा है। क्लियर है ना? तो इससे आपका समय की बचत भी हो रही है। अरे बीच में क्या आ गया? अरे ये चलो ये आ गया, देखो। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का इतिहास है। प्रत्येक देश का साहित्य, ये तो परिभाषा इनकी फेमस है, आप सभी को पता है, बार बार आती है। वहां ये कहते हैं कि प्रत्येक देश का जो साहित्य होता है वहां की जनता की जो चित्रवृत्ति का प्रतिबिंब होता है, यानी वहां का वातावरण, वहां की जनता जैसी होती है वैसा ही साहित्य हो जाता है। और ये सच भी है, ये सच भी है। साहित्य वहीं पर, जैसे मैं जिस जीवन में जी रहा हूँ, आप या जिस वातावरण जी रहे हो, तो आप उसी वातावरण की बातों को लिखेंगे साहित्य में। तो ये कहते हैं कि प्रत्येक देश का जो साहित्य है वहां की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ध्यान रख लेंगे। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ध्यान रखेंगे, बहुत बार कोटेशन आता है। अच्छा, बात आती है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है
वो जो आपके पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता है चंद्रवरदाई, उनको ये इतिहास का, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि, महाकवि, कवि प्रथम प्रथम कवि नहीं, प्रथम महाकवि मानते हैं। यानी सबसे बड़े कवि कौन है? चंद्रवरदाई है। और जो इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, इसको ये प्रथम महाकाव्य के रूप में देखते हैं। प्रथम महाकाव्य कौन सा? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को ये आपके प्रथम महाकाव्य के रूप में देखते हैं। और ये पृथ्वीराज रासो है ना, ये इतनी महत्वपूर्ण रचना है कि यहाँ से बार बार सवाल बनता है कि पृथ्वीराज रासो पर विवाद है कि इसको प्रमाणिक किसने माना, अप्रामाणिक किसने माना है, अर्ध प्रमाणिक किसने माना है ना। तो प्रामाणिक वाले जो आपके जो इतिहासकार है उनको अपन पढ़ेंगे, और जो अप्रामाणिक मानने वाले हैं तो उनको पढ़ेंगे, और अर्ध प्रामाणिक मानने वाले उनको भी अपन पढ़ेंगे। तो प्रथम महाकाव्य ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो किसको मानते हैं? पृथ्वीराज रासो को। और प्रथम महाकवि के रूप में देखते हैं तो किसको? चंद्रवरदाई को देखते हैं। क्लियर है। और इन्होंने दोहरे नामकरण की पद्धति को चलाया। लेकिन खास बात जो आती है, आपके सवाल जो आते हैं, तो आदिकाल को तो इन्होंने कहा वीर गाथा काल। ये सवाल कई बार पूछ लिया गया है कि आदिकाल का नाम क्या दिया? वीर गाथा काल। और जो आपका आधुनिक काल है, ये आधुनिक काल है, उसको ये नाम देते हैं गद्य काल। क्या कहते हैं? गद्य काल। सवाल पूछ लिया जाएगा। जैसे मिश्र बंधु मैंने पढ़ाए थे आपको, तो उन्होंने आदिकाल को कहा है ऐसे आदिकाल, ऐसे आदिकाल कहा, ऐसे आरंभिक काल, बताया ना मैंने आपको। और यदि गणपति चंद्रगुप्त की बात करें तो उन्होंने कहा प्रारंभिक काल। इसी प्रकार से यहां पर आप देखेंगे आदिकाल को इन्होंने कहा है वीर गाथा काल, और आधुनिक काल का नाम क्या दिया है? गद्य काल। क्लियर है। और देखो इनमें एक प्रतिभा थी, नव नव नवो में नव नवोन में सालनी प्रतिभा के धनी थे। यानी इनकी प्रखर बुद्धि थी। मैं ये नव नवोन में सालनी प्रतिभा के धनी थे। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो नव नमोन्मेष सालनी प्रतिभा के धनी थे, के धनी थे, के धनी थे, याद रख लोगे। और भक्ति के उदय को, यानी भक्ति का जो उदय हुआ है ना, भक्ति, आपकी भक्ति का जन्म दक्षिण में हुआ, यानी आपका जो आपका उत्तर भारत, दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत में भक्ति का जन्म हुआ। यहाँ पर आलवार, नयनार, इन्होंने यहाँ पर जो भक्ति है इसके बारे में भी कई सारे कथन आपको मिलते हैं। तो ये आपके जो मैं आपको आगे चल के पढ़ाने वाला हूँ, नयनारों को और इनको आलवारों को, तो आप देखेंगे वो इस इनका जो एक दोहा है वो फेमस है, प्रसिद्ध है कि भक्ति द्रावड़ी उपजी, है ना, भक्ति द्रावड़ी उपजी लाए रामानंद प्रकट किया कबीर ने सात दीप नवखंड, है ना। तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वहां से सवाल आता है कि भक्ति के उदय की ये सांप्रदायिक व्याख्या करते हैं। यानी इन्होंने कहा है कि ये संप्रदाय के आधार पर भक्ति का जन्म हुआ है, और इसके बारे में कहते हैं कि हिंदू जाति की हताशा और निराशा, निराशा भी है यहाँ पर, हताशा और निराशा का परिणाम है कौन? भक्ति का जन्म होना। कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि भक्ति का जन्म जो हुआ है वो हिंदू जाति की हताशा और निराशा के कारण हुआ। हताशा और निराशा के कारण हुआ, किसका? हिंदू जाति की। और कहते हैं कि ये इस्लाम की प्रतिक्रिया है, यानी इस्लाम की प्रतिक्रिया के कारण ही मुस्लिमों ने या इस्लाम ने परेशान किया, इसलिए हिंदुओं ने एक नया रूप जो लिया उसका नाम ही भक्ति था। तो भक्ति को ही कहा है इन्होंने इस्लाम की प्रतिक्रिया। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हिंदू जाति की हताशा और निराशा का परिणाम भक्ति को किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इस्लाम की प्रतिक्रिया किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ईसाइयत की देन किसने माना है? तो मैंने आपको पढ़ाया, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ठीक है। इस तरीके से आपको एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये सारी बातें मैं और अभी आगे आपको पढ़ाऊंगा। तो भक्ति के उदय की सांप्रदायिक व्याख्या किसने की है? ऐसा सवाल कई बार आ चुका है ग्रेड फर्स्ट में। तो आप ध्यान रखें, चाहे आपका ग्रेड फर्स्ट हो, नेट हो, सेट हो, केबीएस हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, है ना, आपका यूपी का एग्जाम हो, एमपी का एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी भारत का जो आप एग्जाम, जिसमें भारत के एग्जामों में आप दे रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास जिसमें आ रहा है, उनके लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं ये सब। तो ध्यान रखेंगे, भक्ति के उदय की सांप्रदायिक व्याख्या की है इन्होंने, और हिंदू जाति की प्रतिक्रिया या निराशा या हताशा के कारण आप देखेंगे तो भक्ति का उदय हुआ है। इस्लाम की प्रतिक्रिया के जो कारण ही किसका? हिंदी, ये सॉरी, भक्ति का उदय हुआ है। क्लियर है। आगे चले अपन, इससे आगे की बात करें तो देखो
इन्होंने जो इतिहास लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें 900 वर्षों के इतिहास को शामिल किया गया है। ये सवाल भी एक बार पूछ लिया था, कितने वर्षों का इतिहास को बांटा गया है? 900 वर्षों के इतिहास को प्रवर्ती, ये देखो ये भी ध्यान रखना आपको, प्रगत प्रवर्तिगत आधार पर बांटा है इन्होंने। ऐसे सवाल पूछ लिया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रवृत्ति के आधार पर बांटने वाले विद्वान कौन से हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्लियर है? हर लाइन में प्रश्न है, बिना प्रश्न के मैं कोई लाइन नहीं लिखता बिल्कुल भी। तो 900 वर्षों का इतिहास है और प्रवृत्ति के आधार पर बांटने वाले विद्वान है वो कौन है, इतिहासकार है वो कौन है? तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 4 भागों में इन्होंने बांटा है। 4 भाग कौन से हैं? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल कहा है। और आधुनिक इनके नाम इन्होंने वीरगाथा काल कहा आदिकाल को, पूर्व मध्यकाल को इन्होंने कहा है भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और गद्य काल आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल के नाम से पुकारा है। तो देखो ये है आपका आदिकाल, वीरगाथा काल है ना, ये एक ही बात है। और भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहते हैं, ये भी इनका एक ही नाम है। इधर रीति काल और उत्तर मध्य काल का एक ही नाम है। और आधुनिक काल को इन्होंने क्या कहा है? गद्य काल कहा है। किन्होंने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये दोनों चीज मैंने पहले ही बता दी कि आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है और आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इनके समय की बात करें तो इन्होंने विक्रमी संवत में अपने इतिहास कालखंड को बांटा है। यानी आपका 1050 से लेकर 1050 विक्रमी संवत से लेकर के 1375 विक्रमी संवत की यदि मैं बात करूं तो यहां तक इन्होंने आदिकाल का समय माना है। 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल का समय माना है। और रीति काल की बात करें तो 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत 1900 विक्रमी संवत तक आपका उत्तर मध्यकाल है और यानी रीति काल है। और 1900 विक्रमी संवत से अब तक की यदि मैं बात करूं तो ये गद्य काल या आधुनिक काल को ये बांटते हैं। क्लियर है ना? ये समय आपको ध्यान रख लेना है। कभी कभी जब कोई सीधा सवाल पूछा जाता है तो यहाँ से पूछता है 1050 से 1375 और 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से अब तक और विक्रमी संवत में आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है और मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये कई बार इनका एक कथन है कि प्रबंध काव्य है ना एक वन स्थलीय बड़ी, प्रबंध काव्य तो एक बड़ा काव्य होता है, मुक्तक काव्य को एक चुना हुआ गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता चुना हुआ मानते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये भी किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रबंध काव्य है ये एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। तो आपको मैं एक एक जो लाइन बता रहा हूं एकदम शानदार तरीके से आपको एक एक चीज याद रख लेनी है। क्लियर है? एकदम शानदार है, मस्त है। तो निश्चित रूप से आपको शेयर भी करना है। और देखो बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने अभी एक नई शुरुआत की है और आपको इस तरीके से मैं अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं, इसके बहुत शानदार तरीके से ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाऊंगा, नोट्स भी दूंगा आपको, है ना। इसके अलावा आपको इसकी किताब भी दूंगा, आपको ऑब्जेक्टिव किताब दूंगा, आपको विस्तृत किताब दूंगा, ऐसे लिखी हुई सेम इसी कंडीशन में, हाथ से लिखी हुई बिल्कुल ऐसी कंडीशन में आपको पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास शॉर्ट एंड स्वीट जिसको अंग्रेजी में आप बोलते हो वो दूंगा। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, अपने साथियों को शेयर करना है। अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए मेहनत करता चला जाऊंगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं साथियों, लाइक करना है, शेयर करना है आपको और साथियों को जरूर अपने साथियों को बताना है। और ये अपने भाग्य की बात है किसको नौकरी मिलती है, साथियों को बताने से ऐसे नहीं होगा कि मैं अच्छी चीज पढ़ूं। पढ़ाना चाहिए, भला करना चाहिए, हम भी भले के लिए आप भी भले के लिए। थोड़ा सा जो लोभ होता है वो सबके ही होता है, आप सभी जानते हैं, उसमें तो कोई विशेष बात है ही नहीं है। लेकिन जितना अपन एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं ईश्वर उतना ही सहयोग आपका और मेरा सबका करता है। तो विश्वास भी, ईश्वर का विश्वास भी हमको रखना चाहिए। तो प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता। आगे चलते हैं अपन। देखो भक्ति काल है, इसको 2 धाराओं में रामचंद्र शुक्ल ने बांट दिया। कितनी धाराओं में? 2 धाराओं में।
ये जो भक्ति काल आपने अभी पढ़ा है भक्ति काल, उसको दो धाराओं में इन्होंने बांटा। भक्ति काल में पढ़ाऊंगा फिर से आपको ये धाराई में आपको इसको और खोल करके बिल्कुल अच्छी तरीके से बता दूंगा। अभी आपको इतना ध्यान रखना कि इन्होंने दो धारा कौन सी बताई, एक तो बताई थी निर्गुण काव्य धारा और एक बताई थी सगुण काव्य धारा। कौन सी? एक तो निर्गुण काव्य धारा, एक सगुण काव्य धारा। अब इन दो को भी इन्होंने दो दो में बांट रखा है। यानी निर्गुण काव्य धारा में निर्गुण ज्ञानाश्रय काव्य धारा अलग है आपकी, निर्गुण ज्ञानाश्रय अलग है, और निर्गुण प्रेमाश्रय जिसमें प्रेम काव्य लिखे गए हैं वो तो प्रेमाश्रय है, और जिसमें ज्ञान ही ज्ञान दिया गया है वो ज्ञानाश्रय है। इसके बाद में सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा है, एक तो रामाश्रय काव्य धारा है और एक कृष्णाश्रय जिसमें राम का वर्णन पूरा मिलता है वो तो रामाश्रय है, और कृष्ण का वर्णन मिलता है वो कृष्ण काव्य है। और ये जो नाम दिए है ना भक्ति काल के, निर्गुण ज्ञानाश्रय, निर्गुण प्रेमाश्रय, रामाश्रय काव्य, कृष्णाश्रय काव्य, ये नाम दिए है आचार्य शुक्ल ने। ये वेरी मोस्ट है, ध्यान रखेंगे, यहाँ सवाल पूछ लेता है। निर्गुण ज्ञानाश्रय, निर्गुण प्रेमाश्रय, रामाश्रय और कृष्णाश्रय काव्य, ये जो चारों नाम है ये तो दिए शुक्ल ने, लेकिन इन्हीं को एक नाम और दे दिया है संत काव्य के नाम से। निर्गुण ज्ञान जो दिया किसने दिया? संतों ने दिया है। तो संत काव्य कहा है राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनको संत काव्य कहा। ये सवाल ध्यान रखना, पूछ लेता है, बार बार आता है मेरे दोस्तों। तो देखो, इसको तो ज्ञानाश्रय शाखा को कहा संत काव्य, और प्रेम जिसने किया है सूफी काव्य। सूफी में तो सूफियों ने सबने प्रेम कहा, स्त्रियों को एकदम भगवान मान करके रखा है कि सब कुछ यही है और कुछ होता ही नहीं है ना, समझ रहे हो ना आप। तो इन्होंने सूफी काव्य, ये सूफी काव्य है प्रेमाश्रय, ये राम कुमार वर्मा ने नाम दिया है। और रामाश्रय काव्य को राम काव्य के नाम से कहा है, ये रामाश्रय है, केवल राम काव्य, ध्यान रखेंगे। रामाश्रय नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने, और राम काव्य नाम दिया है राम कुमार वर्मा ने, और कृष्ण काव्य नाम दिया राम कुमार वर्मा ने, कृष्णाश्रय नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। क्लियर है? इनके जो आप अपनी भाषा में बोलते हैं ना हीरो, है ना, इसी तरीका से निर्गुण गानाश्रय कहे या संत काव्य कहे, यहाँ इनके हीरो हैं कबीरदास जी। यानी यहाँ पर इनके जो प्रमुख रूप से ज्ञानाश्रय शाखा में जो प्रमुख कवियों में सबसे प्रमुख कवि या प्रवर्तक के रूप में हम देखते हैं तो यहाँ कबीरदास है। निर्गुण प्रेमाश्रय सूफी काव्य जायसी ने सबसे प्रमुख रूप से लिखे हैं, तो यहाँ पर जायसी है। और राम काव्य में तो आप जानते ही हो, दुनिया में सब पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में ही तुलसीदास जी का राम काव्य पढ़ा जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कृष्ण काव्य, यहाँ सूरदास जी को कृष्ण भगवान का वर्णन करते हुए देखा होगा आपने, बहुत आनंद आता है इसको पढ़ने, मजा आ जाता है, बिल्कुल दिल खुश हो जाता है। तो देखिए तीन चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आपको तीन चार चीज हो गई है। भक्ति काल को कितनी काव्य धारा में बांटा है? दो धारा में, निर्गुण और सगुण। निर्गुण के फिर से दो है, निर्गुण ज्ञानाश्रय, निर्गुण प्रेमाश्रय। इधर आपके सगुण के भी दो भाग है, रामाश्रय और कृष्णाश्रय। इसको संत काव्य कहा है ज्ञानाश्रय शाखा को, और प्रेमाश्रय को सूफी काव्य कहा है, और रामाश्रय को राम काव्य, कृष्णाश्रय को कृष्ण काव्य किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने। इनके आप ये कवि है, इनको आप याद रख लेंगे, कबीरदास, जायसी, तुलसीदास, सूरदास। क्लियर? तो बिल्कुल आनंद आ गया होगा। आगे देखिए, शुक्ल जी के प्रिय कवि कौन से हैं? ऐसा कई बार सवाल पूछा गया है कि शुक्ल जी के सबसे प्रिय कवि कौन से हैं, तो हम जानते हैं तुलसीदास है। शुक्ल जी ने सबसे ज्यादा जो लिखा है, आपको देखना तुलसीदास के बारे में कितनी सारी पंक्तियां इन्होंने लिखी है जगह जगह पर हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो मैं आपको जब तुलसीदास स्पेशली पढ़ाऊंगा तो मैं रामचंद्र शुक्ल के बहुत सारे कथन आपको वहां पर लिखाऊंगा निश्चित रूप से। तो शुक्ल जी के प्रिय कवि तुलसीदास है, और शुक्ल ने तुलसीदास को क्या कहा है, ये देखिए, ये खास बात है। लोक मंगल की साधनावस्था का कवि कहा है कि लोक मंगल का काव्य लिखने वाले कौन है? तुलसीदास है। तो शुक्ल जी ने तुलसीदास को लोक मंगल की साधनावस्था का कवि कहा है। इसके बाद में अगर आपको साथ में पूछ ले भाई तुलसीदास को तो लोक मंगल की साधनावस्था का कवि कह दिया, लेकिन आप ये तो बताओ सूरदास को क्या कहा है? तो सूरदास को कहा है जीवनोत्सव का कवि, ये जीवनोत्सव का कवि कहा है। सवाल याद रखना, एक एक चीज प्रमुख रूप से टनाटन चीज आपको मिल रही है। शुक्ल जी रीतिकाल का विभाजन नहीं कर पाए हैं, उन्होंने सही रूप से रीतिकाल का विभाजन नहीं किया है। तो ये काम किसने किया है? डॉक्टर आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र,
वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इन्होंने रीतिकाल का विभाजन किया, रीतिकाल को 3 भागों में बांट दिया, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। जिन्होंने रीतिबद्ध यानी छंद अलंकारों को अपना करके प्रमुख रूप से बंद करके जो आपकी जो काव्य धारा है उसमें बंद करके, अलंकार काव्य शास्त्र में बंद करके काम किया है, रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त यानी रीतियों को, यानी उन्होंने किसी को भी छंद अलंकार या काव्य शास्त्र को नहीं अपना करके सीधा ही काव्य लिखा है और रीति मुक्त में आते हैं। तो रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त कवियों को हम अलग से पढ़ने वाले हैं। क्या आपको वीडियो पसंद आया? और यदि आप हिंदी साहित्य के इतिहास से आप बनना चाहते हो ग्रेड सेकंड, आप बनना चाहते हो ग्रेड फर्स्ट, करना चाहते हो नेट, आप करना चाहते हो सेट, आप यूपी की परीक्षा देना चाहते हो, एमपी की परीक्षा देना चाहते हो, है ना, पीजीटी की देना चाहते हो, टीजीटी की देना चाहते हो, डीएसएस भी देना चाहते हो, यानी आप हिंदी साहित्य को रटना चाहते हो, तो देखो रटना तो पड़ेगा, ये तो कोई बात ही नहीं है, रटना तो पड़ेगा ही, है ना। लेकिन रटना तब छूट जाएगा जब आप इतिहास का बार बार दोहरान करोगे, फिर रटना बिल्कुल छूट जाएगा। इस तरीके से मैं हिंदी साहित्य के इतिहास को पूरा पढ़ाता चलूंगा साथियों। आज यहीं तक ही पढ़ाऊंगा, फिर पढ़ते अपन एक नए कवि के रूप में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को, नए इतिहासकार के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी की यहाँ पर अपन मिलते हैं, पढ़ते हैं साथियों। आप सभी को नमस्कार, मेरा प्यार भरा स्नेह भरा नमस्कार सभी को। और साथियों, चैनल को आप थोड़ा सा बढ़ाइए, इसमें सहयोग करिए। थैंक यू सो मच।